दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और 4 अप्रैल 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। बिम्स्टेक की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? पहली बात तो 17वीं मंत्री स्तरीय इसकी बैठक हुई है श्रीलंका की अध्यक्षता में। दूसरी विशेष बात रही कि म्यांमार सहित 7 सदस्य देश इसमें शामिल हुए। म्यांमार का इसमें विशेष जिक्र इसलिए क्योंकि म्यांमार अभी चर्चा में है मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ और उसके बाद सैन्य जो विरोधी जो प्रदर्शन हो रहे थे उनके ऊपर बहुत ही कड़े कदम, बहुत कड़ी कार्रवाई, हिंसाजनक कार्रवाइयाँ की गईं, जिसके कारण कि ये चर्चा में था और चर्चा में है लगातार। काफ़ी लोग जो है म्यांमार से भारत भी भाग कर आ रहे हैं, आपको पता होगा मणिपुर आदि में। तो एक विकट स्थिति इस समय बनी हुई है इस क्षेत्र में। बिम्स्टेक का पूरा नाम दोस्तों बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। कुल 7 सदस्य इसके देश हैं। 5 सदस्य इसके जो हैं वो सार्क के हैं। 2 सदस्य हैं जो इसके आसियान के हैं। तो दक्षिण एशिया के 5 सदस्य और आसियान के 2 सदस्य थाईलैंड और म्यांमार जो कि आसियान के सदस्य हैं, वो इसके सदस्य हैं। तो बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्ष 1997 में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास में इस समूह की स्थापना की गई। बंगाल की खाड़ी का महत्व भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। तो भारत आदि की पहल के माध्यम से इसमें इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी। बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान को भी शामिल किया गया। शुरुआत में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बिम्स्टेक में अब दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान के 2 देश शामिल हैं तथा यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भूमिका भी निभाता है। अगर पूछ ले कि कौन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सेतु की भूमिका निभाता है, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इस समूह में मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देश शामिल हैं। तो मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है इसमें, तो इसका भविष्य भी काफ़ी अच्छा है ना। इस संगठन का भविष्य काफ़ी अच्छा है। बिम्स्टेक का ऐसा कहा जाता है कि प्रासंगिकता जो है सार्क के विवादित होने के बाद बढ़ गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातें बिम्स्टेक के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो फाउंडेड इसका ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, ध्यान रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना हुई थी। और महत्वपूर्ण बात कि 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, जिसमें अकेले इंडिया की लगभग 18% है, आपको पता है। कंबाइंड जीडीपी जो है 2.7 ट्रिलियन है इन देशों की मिला करके, जिसमें भारत की अकेले 2.5 के अराउंड है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे एवरी ईयर। तो इस बंगाल की खाड़ी से विश्व का 1/4 वस्तु व्यापार होता है प्रतिवर्ष। और 6 इसके फोकस एरिया हैं। कौन कौन? ट्रेड, व्यापार, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, एनर्जी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, टूरिज्म एंड फिशरीज। ये जो है इसके कुल 6 एरियाज हैं जिनमें ये फोकस करता है। ठीक है। फर्स्ट समिट, पहली समिट इसकी थाईलैंड में हुई थी दोस्तों। श्रीलंका वर्तमान में चेयर कर रहा है इसको, अर्थात वर्तमान में श्रीलंका इसका अध्यक्ष है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H1B वीजा प्रतिबंध को समाप्त किया। भारतीय आईटी पेशेवरों को मिलेगा लाभ। तो वीजा प्रतिबंध H1B पे लगा दिया था ट्रंप ने पिछले वर्ष, है ना। तो वो ट्रेड वार चल रहा था उस समय, आपको याद होगा वो सब चीज़ें। बाद में कोरोना आ जाता है, सारी चीज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं। अभी क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति ने H1B वीजा प्रतिबंध को समाप्त किया और भारतीय आईटी पेशेवरों को इससे लाभ मिलेगा। एक चिंता की स्थिति देखी जा रही थी। H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। यह संयुक्त राज्य की कंपनियों को तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी श्रमिकों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। संरक्षणवादी नीति काफ़ी अपनाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता होगा। बैकाल जीवीडी ये क्या है? हाल ही में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील के पानी में बैकाल जीवीडी नामक विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप स्थापित किया गया है।
तो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, ये किसके द्वारा स्थापित किया है? रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ पर? बैकाल झील के पानी में। यह विश्व के सबसे बड़े 3 न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स में से एक है। अन्य 2 न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स हैं दक्षिण ध्रुव में स्थापित आइस क्यूब तथा भूमध्य सागर में स्थापित एंटेयर्स। इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो नामक दुष्प्राप्य मूलभूत अणुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करना तथा उनके संभावित स्रोतों का पता लगाना है। ट्राइफेड ने लॉन्च की बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया प्रतियोगिता। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव कार मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड ट्राइफेड ने MyGovernment.in के सहयोग से बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया नामक 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। तो किसने शुरू की? ट्राइफेड ने। ध्यान रखिएगा, इन प्रतियोगिताओं को आदिवासी शिल्प, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया है। इन नवीन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनजातीय विरासत, कला, शिल्प के बारे में जागरूकता को आम जनता के बीच बढ़ाया जा सकता है। तो किसने शुरू की ये जो प्रतियोगिताएं हैं? तो ट्राइफेड ने। बस इतना ध्यान रखिएगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड क्या है? तो एक महत्वपूर्ण संस्था है जो जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करती है ना। तो ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। मंत्रालय याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1987 में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। इसने 1988 से कार्य करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना है। इस दिशा में ट्राइफेड ने वर्ष 1999 में ट्राइबल्स इंडिया नाम से अपने रिटेल आउटलेट का उपयोग करके आदिवासी कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद शुरू की थी। लघु वन उपज से जो भी लाभ मैक्सिमम हो सके ट्राइबल्स को, आदिवासियों को, वो ये सुनिश्चित करने का काम करती है। इसके लिए तमाम प्रोग्राम ट्राइफेड के द्वारा चलाए जाते हैं। विशिष्ट भूमि पहचान संख्या, ये क्या है? तो केंद्र की योजना 1 वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड हेतु 14 अंकों की विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या जारी करने की है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने की है। जैसे आपकी आधार संख्या, वैसे आपकी भूमि की भी आधार संख्या रहेगी, किसके नाम है ये सब रहेगा उसमें। वर्ष 2021 में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना को 10 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसे मार्च 2022 तक संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके तहत भूखंड की पहचान उसके ये मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। भूखंड की पहचान उसके देशांतर और अक्षांश के आधार पर की जाएगी, जो विस्तृत सर्वेक्षण और संदर्भित भू संपत्ति मानचित्रीकरण पर निर्भर होगी। यह वर्ष 2008 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अगला चरण है। पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है कि डिजिटल इंडिया भू अभिलेखी आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो 2008 से शुरू हुआ। ये बहुत जरूरी कार्यक्रम है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भूमि संबंधी डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, एक तो उनका समाधान हो सकेगा। कोर्ट में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में जो केसेस पेंडिंग हैं वो भूमि संबंधी विवाद से ही संबंधित हैं, और आए दिन विवाद होते रहते हैं। भूमि संबंधी धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा सामने आती है। राजस्व विभाग में फैला भ्रष्टाचार आप लोगों को पता ही है, व्याप्त जिस तरीके से है, तो उसको रोकने में मदद करेगा इन्फिल्ट्रेशन को। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण होता है, भारत सरकार या राज्य सरकार जो विकास के कार्य करती है, तो भूमि अधिग्रहण होने में बड़ी दिक्कत होती है। किसको मुआवजा प्रदान किया जाए, किसके नाम जमीन है, जमीन डिस्प्यूटेड है तो कैसे अधिग्रहण हो, तमाम तरह की समस्याओं से जो है निपटना पड़ता है। तो ये आधुनिकीकरण होने से इन सब का समाधान हो सकेगा। भारत का पहला 14 लेन, और एक और चीज़ है कि कर्ज नहीं मिल पाता है लोगों को अक्सर, क्योंकि ज़मीन उनके नाम नहीं रहे, उनके पास कागज़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, कागज़ के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है, तो लोन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो लोग क्या करते हैं कि साहूकारों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो बड़ी भयानक तरीके से उनसे ब्याज वसूलते हैं। मतलब ऐसा कि 5,000 अगर लिया है उनसे आपने कर्ज, तो अगले महीने 10,000 देना पड़ेगा। वो नहीं दिया तो फिर 20,000 कर्ज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता रहता है मनमानी। तो उसके चंगुल में फंस जाते हैं, और अंततः जो है बड़ी बुरी स्थिति में वो फंस जाते हैं, है ना, कर्ज के जाल में वो फंस जाते हैं।
तो ये इस स्थिति से भी छुटकारा पाने में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत का पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 1 अप्रैल 2021 को भारत का पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खुल गया है। ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेसवेज की लंबाई बड़ी महत्वपूर्ण है, पूछता है, हो सकता है मिलान करने के लिए पूछ ले, कई 1 2 3 4 एक्सप्रेसवे जो बनवाया है। तो दिल्ली एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा है, इसमें कुल 14 लेन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में कुल 4 चरण हैं। पहला चरण अक्षरधाम से यूपी गेट तक है, जबकि दूसरा चरण यूपी गेट से डासना तक है। तीसरा चरण डासना से हापुड़ तक है, जबकि चौथा चरण दिल्ली से मेरठ तक है। तो ये दिल्ली मेरठ वाला जो चरण है खुल गया है आम जनता के लिए। तो 96 किलोमीटर लंबा है ये, इसमें कुल 14 लेन है, ध्यान रखिएगा। रेलवे ने एक साल में सबसे अधिक विद्युतीकरण का आंकड़ा दर्ज किया। तो भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एक ही वर्ष में 6000 किलोमीटर से अधिक के मार्ग को कवर करने वाले सेक्शन का विद्युतीकरण किया है। कोविड-19 महामारी के बावजूद यह 2018-19 में हासिल किए गए 5000 से अधिक रूट किलोमीटर के पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपनी पटरियों को पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की योजना बनाई। कब तक? दिसंबर 2023 तक। कुल रेल विद्युतीकरण 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करेगा, जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपने पूरे बिजली के भार को आकर्षित करेगा। तो ये विशेषकर सौर ऊर्जा पैनल आप देख रहे होंगे, रेलवेज लगातार लगा रहा है हर जगह। सौर ऊर्जा पैनल आपको दिख रहे होंगे अगर आप कभी स्टेशन जाइए तो देखिए। तो ताशकंद में आयोजित किया जाएगा 2023 AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कहाँ पे? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष क्रेमलेव ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की, ध्यान रखिएगा। डेली करंट अफेयर्स क्विज में देख लेते हैं कि संस्था ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 ये रिपोर्ट जारी की। किसने? यूएनएस्केप ने, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, चूंकि अन्य संस्थाएं वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गई, भारत सरकार हो गई, रिजर्व बैंक, सब 11% के आसपास दर्शा रहे हैं अनुमान, जबकि इस संस्था ने 7% रहने का अनुमान लगाया है। यूएनएस्केप ने भारत की वृद्धि दर 2021-22 के बजट वर्ष में। PK मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी, आपको पता होगा कि 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन जो कृषि कानूनों हैं इनका अध्ययन करने के लिए, लेकिन इसमें से भूपेंद्र सिंह मान हट गए थे। तो बाकी 3 बचे हुए थे, कौन? PK मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी। इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इन तीनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा। अगले 5 वर्षों के लिए नया मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड क्या है? ध्यान रखिएगा, 2 से 6% मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड है भारत सरकार का 2021 से 26 के बीच। आर्थिक मामलों के सचिव ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% रखा गया है, जिसके दोनों ओर 2% का मार्जिन है, अर्थात 4+2 4-2 2 से 6%। यह पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा RBI को दिया गया एक ही लक्ष्य है, 2016 से 21 के मध्य जो दिया गया था। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो IIM जम्मू में, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य लोगों का मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मकता फैलाने में मदद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय स्टडी के तमाम जो पेड ग्रुप्स चल रहे हैं उससे जुड़ने के लिए आप 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।